हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट, जिसमें हमारे सामाजिक अध्ययन विषय के 30 क्वेश्चन होंगे। तो आप भी देखिएगा कि आपके कितने स्कोर होते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 तक के। और इसके पहले हमने 30 क्वेश्चन किए थे मनोविज्ञान के, और 30 क्वेश्चन हिंदी के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो अभी 91 से हमारा शुरू हो जाता है अब सामाजिक अध्ययन विषय। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है, यानी कि बाजार को कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, कौन सा ऑप्शन इसमें। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रहा है, एक दुकान जहां उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार। एक माल जो उत्पाद बेचता है। एक अस्थायी जगह जहां उद्योग स्थापित करने के अनुकूलित प्रेरक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ वो आपका हो जाएगा डी, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्रेता और विक्रेता अपने माल को आसानी से बेच और खरीद सकते हैं, यानी कि ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होगी जहाँ पे उद्योग भी लगेंगे और साथ ही क्रेता विक्रेता दोनों ही आएंगे, तो वो कौन सी जगह होगी, वो होगा बाजार। डी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा, लेकिन इसलिए इसको हम सही नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे एक दुकान की बात की गई है और बाजार में एक दुकान तो होती नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, बस सही आपका डी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। कृषि, व्यापार, मछली पालन, खनन। दोस्तों यहाँ पर अब इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो है कृषि, मछली पालन और खनन। कृषि, मछली पालन और खनन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, यानी कि यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मछली पालन और खनन आता है। तो कृषि, मछली पालन और खनन ये प्राथमिक में आ गया, और यहाँ पूछ रहा नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमसे उल्टा पूछ रहा है। तो यहाँ पे व्यापार जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, मछली पालन और खनन आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य आता है, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंक, बीमा, ये सब आते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, पीएचसी का क्या अर्थ है। पब्लिक हेल्थ कोर्ट, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ कारपोरेशन, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो आपको देख के ही पता लग गया होगा कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो जन स्वास्थ्य केंद्र होता है, यानी कि पब्लिक हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा। तो 3 बजे, 3:30, 2 बजे और 2:30। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो भारतीय मानक समय है वो लंदन से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 + 5 घंटा 30 मिनट, ये कितना हो जाएगा, 15 घंटा 30 मिनट। और 15:30 कितना हो जाएगा, चूँकि हम 12 तक का काउंट करते हैं तो 12 + 3 15 होता है, तो यानी कि 3:30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 2 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पैसेज पढ़ना होगा और उसके बाद हमें क्वेश्चन मिलेंगे। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं लिखी, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया।
20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थीं। सभी समुदायों के महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे, राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये पैसेज पढ़ा। अब हम देखेंगे महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। यहाँ पे गलत है, ये हमें ध्यान रखना है, तो ध्यान से पढ़िएगा। स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आईं। महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज उठाई। अब यहाँ पर आपने जैसे ही ध्यान से ये सारा ऑप्शन देखा तो आपने यहाँ पे देखा कि जो निगेटिव आंसर आ रहा, चूंकि गलत है पूछा गया है तो गलत है, यहाँ पे सी हो जाएगा। महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया बल्कि सराहा गया यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था कि आधार पर गलत है, तो गलत इसमें से क्या है, महिलाओं के लेखन को सराहा गया था, तभी तो महिलाएं आगे आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू करती हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने उनको समर्थन भी दिया। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित तो ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ लिए, अब ऑप्शन देखते हैं। स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भारतीय महिलाएं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में शामिल कर सकती थीं। राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। स्त्रियों की भागीदारिता स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। तो यहाँ पर हमने ये 4 ऑप्शन पढ़े और यहाँ पर चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर जो सही ऑप्शन मिला वो मिला सी। राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष के नायकों ने महिलाओं को उनके अधिकारों को दिलवाने के लिए समर्थन मांगा तथा वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। आप फिर से एक बार क्वेश्चन भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी कि पॉजिटिव आंसर था। तो पॉजिटिव में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी अभी ऊपर। चलिए 97 देखते हैं। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़न और शोषित करता है कहलाती है फांसीवाद, राजतंत्र, पितृसत्तात्मक, पदानुक्रमिक। तो आपने जैसे ही देखा यहाँ पे पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, यानी कि पितृसत्तात्मक। ये सत्ता कैसी है, पितृसत्तात्मक है। तो आगे आप चूंकि आपको पता ही है कि आज भी हमारे समाज में पितृसत्तात्मकता का ज़्यादा बोलबाला है। 98 हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। प्रशस्ति के बारे में गलत है, ध्यान से पढ़िएगा। राजा की प्रशंसा करने तथा उनके संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। प्रशस्ति के बारे में बात हो रही है, राजा स्वयं इन्हें लिखा करते थे। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। तो यहाँ पर देखेंगे आप प्रशस्ति एक प्रकार की प्रशंसा होती है जिसे राजा के दरबारी कवि आदि राजा के प्रशंसा में लिखते थे, जिसमें राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था और राजा इसे स्वयं नहीं लिखते थे। तो यहाँ पे के बारे में गलत है पूछा गया है ना, तो गलत तो यहाँ पे
यही होगा ना, बी। प्रायः राजा इसे स्वयं नहीं लिखते थे, बल्कि ये उनके जो भी कवि होते थे, जो विद्वान होते थे, उनके द्वारा लिखा जाता था। और आपने सुना भी होगा कि प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना हरिश्चंद्र द्वारा की गई, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा था, उनकी उपलब्धियों का वर्णन भी किया गया है। तो प्रायः जो राजा के फॉलोअर्स होते थे वो इनके बारे में लिखते थे, उनके उस समय के शासन काल के बारे में, उस समय की जो भी उनके उपलब्धियां होती थी उनके बारे में। तो यहाँ पे चूंकि ये आपका निगेटिव पूछा है तो हमें निगेटिव देखना पड़ेगा कि राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ये जो है ये गलत है, क्योंकि राजा स्वयं नहीं लिखते थे बल्कि उनके फॉलोअर्स लिखते थे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक तंत्रों और सामाजिक मूल्यों को लक्ष्य बनाना, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना, जन साधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना। चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनकी आवृत्तियों और मानसिक धारणा को बदलना। तो उद्देश्य नहीं, यहाँ पे सामाजिक विज्ञापन जो है उनका क्या उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे समाज में जागरूकता फैलाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए जिस विज्ञापन की सहायता लेते हैं उन्हें सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जो निगेटिव आंसर था वो यही था, बी। क्यों? क्योंकि समाज में जागरूकता फैलाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए जिस विज्ञापन की सहायता ली जाती है उसे सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 19 यहाँ पे देखेंगे 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। 19वीं शताब्दी के दौरान की बात हो रही, रंगमंच, चलचित्र, रेडियो, पत्रिकाएं। 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी के दौरान पत्र पत्रिकाओं के विकास ने सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बाद वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बना दिया था। तो ये पत्रिकाएं आपने 19वीं शताब्दी की बात हो तो पत्रिकाओं के माध्यम से जो बहुत ही अच्छे अच्छे लेख लिखे जाते थे जिससे लोगों को प्रेरित किया जाता था। देश जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा किया। चलिए आगे देखते हैं 101। बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने, अनुयायी बनने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। तो किस लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी? जो धार्मिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था तो उनका मेन उद्देश्य क्या था? अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने के लिए, अनुयायी बनने के लिए लोगों के द्वारा मंदिरों एवं धार्मिक भवनों का निर्माण कराया गया ताकि वे शक्तिशाली बने रहें। यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है? राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? यानी कि सती प्रथा उस समय व्याप्त थी जब राजा राममोहन राय थे। 1829 में उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर कठोर कानून बनाया। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे। वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो यहाँ पर देखिए राजा राममोहन राय सामाजिक अन्याय के प्रचार प्रसार के लिए तथा उनके प्रति अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठ्य पुस्तकों के श्लोकों का प्रमाण के तौर पर प्रयोग करते थे। और इस प्रचार प्रसार के लिए राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से जो धार्मिक श्लोक हुआ करते थे उसमें, उस श्लोक को उन्होंने ढाल बनाया और उस ढाल के बदौलत आज जो ये हमारे समाज में कुप्रथाएं थी वो अब बंद हो चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। 103 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पर देखिए कृषि, उद्यान, मत्स्य पालन और द्राक्षा कृषि। तो कृषि में फसल उगाना और खेती करना आता है। क्या आता है? यानी कि ए का दूसरा, फसल उगाना और खेती करना। उद्यान में आते हैं फल फूल और सब्जियां उगाना। और मत्स्य में आपको पता ही है मछली पालन आता है। और द्राक्षा कृषि में अंगूर की खेती करना आता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे इसकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। इनके आसपास लकड़ी, ईंटों तथा पत्थरों की उपलब्धि थी। तो यहाँ पर देखिए जो महाजनपद थे, आपने पढ़ा भी होगा 16 महाजनपद। तो उन महाजनपदों ने अपने अपने राज्य की किलेबंदी की थी। तो उनकी महाजनपदों की जो उत्पत्ति हुई थी उसका जो मुख्य कारण था वो थी महत्वाकांक्षा। तत्कालिक परिस्थितियों में प्रत्येक महाजनपद अपनी सेना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए प्रत्येक महाजनपद अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी करते थे। बुद्ध काल में महाजनपदों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 16 महाजनपद थे उस समय। चलिए, तो यहाँ पर आपने बी ऑप्शन सही माना। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। तो आपने मूवी वगैरह में देखा भी होगा, जो इस तरह की जो हिस्टोरिकल मूवी रहती हैं तो उसमें ये दिखाता है ना कि जो आक्रमण होते थे चारों तरफ से किलेबंदी होती थी, तो किले के अंदर से ही गोले बारूद छोड़े जाते थे जो दुश्मन सेना आती थी उस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 105। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते थे जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते थे, कस्बे विकसित हो सके और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से लाभ उठा सके, उनका लाभ कम हो और वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकें। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते थे जब, तो सरकारी नीतियों के अनुकूल होने की स्थिति में उद्योगपति उद्योगों को स्थापित करते थे, यानी कि जिससे कि उनको सरकारी लाभ मिले। तो अक्सर अभी भी देखिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, लोग क्या करते हैं उस योजना के नाम पर ढेर सारा पैसा अपने पास लेते हैं और उस योजना के नाम पे वो कुछ कार्य करते हैं और वो कार्य वो बस उसी योजना के नाम पे करते हैं, बाकी सारा पैसा वो खुद ले लेते हैं। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो उनका बिजनेस करने का तरीका है कि अधिक से अधिक प्रॉफिट हम कैसे कमाएं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं था? तो देखिए यहाँ पे कारणों में से एक कारण नहीं था, मतलब जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा समाप्ति के कगार पर थे तो ऐसा कौन सा कारण था जो कारण नहीं था? जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चरने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। नदियां सूख गईं जिसके कारण नगर समाप्त हुए। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। तो यहाँ पर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से उनके पतन के कारणों का अनुमान लगाया गया। उनका अलग अलग पुरातत्वविद थे उनके द्वारा अलग अलग कारण उल्लेख किए गए, जिसमें पतन के जो कारण थे वो थे बाढ़, आक्रमण, नदियों के मार्ग में परिवर्तन और सूखा और जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो सही आंसर कारण नहीं थे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, यानी कि इसमें तो देखिए सूखा भी आ रहा है और नगरों में आपसी प्रतिद्वंदिता, जंगलों का विनाश, ये सारे कारण
तो यानी कि बी इसमें नहीं था, मृदा आवरण नष्ट हो गया, ये नहीं था। चलिए आगे हम देखेंगे, जो मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट होना हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 107। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो उस टाइम की बात है जब अंग्रेज थे, तो जो ये स्थानांतरण कृषि होती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करना, तो उस समय जो समस्याएं होती थी वो कौन कौन सी समस्याएं आई अंग्रेजों के समय में? तो उनकी कृषि उत्पादन में गिरावट आई, उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई, बेरोजगारी और शोषण। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, ब्रिटिश शासन के समय स्थानांतरित कृषकों की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी वो बिना जो अंग्रेज शासक थे, बिना उनकी अनुमति के कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे, कोई भी गतिविधि, यानी कि सारी गतिविधियों पर अंग्रेजों की नज़र होती थी। क्वेश्चन नंबर 108, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को के केंद्र के रूप में माना जाता था। अब देखिए कौन से केंद्र के रूप में माना जाता था? सांस्कृतिक गतिविधियों, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, सूफी आंदोलन, वास्तुकला। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, मध्यकालीन भारत के मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, गजनी में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? तो जो महमूद था, आपने पता ही है, सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किए थे, और उसका मुख्य कारण क्या था? उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की, वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था, वह वहाँ पर महल बनाना चाहता था। तो यहाँ पर हम देखें तो गजनी के सुल्तान जो महमूद गजनवी का भारत पर सबसे बड़ा आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर, जो उसका 17वां आक्रमण था, और इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं को इस्लाम के महानायक के रूप में श्रेय लेना था। वह इस्लाम के प्रसार तथा धन की लालसा से भारत पर कई बार आक्रमण किया था, यानी कि वो चाहता था भारत में आए और इस्लाम का प्रचार भी करें और साथ ही यहाँ से बहुत सारा धन लूट कर ले जाए। तो सोमनाथ मंदिर जो काफ़ी समृद्ध मंदिर था, जहाँ पर वो आक्रमण करके बहुत सारे धन लूट कर भारत से ले जाता था। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो देख लीजिएगा, वो आपका है बी, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थीं, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो यहाँ पे हस्तलिपि की बात हो रही है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, प्राचीन हस्तलिपि किसी काल के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत नहीं होता। यहाँ पे मुख्य स्रोत तो जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उसका काल का मुख्य स्रोत होती हैं, सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा हो जाएगा? जो हस्तलिपि होती है उससे क्या इतिहास पता चलता है? चलिए बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। क्वेश्चन यहाँ पे हमें अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा। एक चिट्ठी आपके नाम। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है, हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि बात में दम है। आपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीति संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदागियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरों भरे रहते हैं। जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता और जो बातें किताबों में पढ़ता है उसके बीच तालमेल नहीं बैठता है। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया ये पैसेज।
अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। इस अनुच्छेद में, यहाँ पे देखिए, इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में ये क्या पढ़ाते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। यह इससे संबंधित नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक किस प्रकार लिखी है, प्रयोग में लाई जाती है। सामान्यतः विद्यालय शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की वृत्ति से संबद्ध है। विद्यालयों में नागरिक शास्त्र का शिक्षण जो है वो नीरस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो तालमेल नहीं बैठा पाता, इसका मतलब हमें जानना है। तो तालमेल बैठाने का मतलब होता है कि नागरिक शास्त्र विषय की उबाऊ नीरस प्रस्तुति को शिक्षक द्वारा रोचक बनाया जा सकता है यदि शिक्षक नागरिक शास्त्र विषय को वास्तविक जीवन से जोड़कर उनका उदाहरण प्रस्तुत करे और इस मुद्दे पर कक्षा कक्ष में वार्तालाप विधि को अपनाए, तो ये एक तरह से तालमेल भी बैठेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा ए, वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में ये क्या पढ़ते हैं बच्चे, इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। तो एक तरह से यहाँ पे संवाद विधि के माध्यम से, नाटक या फिर बातचीत के माध्यम से शिक्षक बच्चों में ये सारी चीज़ें जोड़ सकता है कि किस तरह से जो हमारा नागरिक शास्त्र विषय है ना, उसमें जो भी हमारी कार्यपालिका, नगर पालिका, व्यवस्थापिका है, उनके अपने कार्य क्या हैं, जिसमें हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो भी मंत्री परिषद आती है, उन सब का एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुति करे और किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं वो सब बताए। तो कहीं ना कहीं बालक नागरिक शास्त्र को अपने विषय से जोड़ करके समझ पाएगा, पढ़ पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक के द्वारा जीवंत बना सकता है। अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देना, नीरस अवधारणाओं की विस्तृत, कठिन अवधारणाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। तो यहाँ पर हमने देखा नीरस और उबाऊ। क्यों नीरस क्यों उबाऊ है, ये आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा करके जो नीरस और उबाऊ विषय है उसको एक तरह से यहाँ पर रुचिकर बना सकता है शिक्षक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 113 है, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ्य योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में क्या देखते हैं इसके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षिका समस्त बातों को विस्तार से समझाते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ाती है और विद्यार्थियों को भली प्रकार से तैयार करती है। तो यहाँ पर हमने निम्नलिखित में से यहाँ पर हम देखेंगे नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों में कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास। तो अभ्यास की बात हो रही है कि किस तरह सबसे अच्छा बच्चा शिक्षा शास्त्र को समझ पाए, उसके लिए किस तरह से शिक्षक अभ्यास करवाए। तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन देखे। तो चारों ऑप्शन में हमने देखा कि जो शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वो क्या देखते हैं इसके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए वो प्रेरित होते हैं। ये एक तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकल, जहाँ पे जो बालक वो केवल किताबी ज्ञान ना सीख करके वो प्रैक्टिकल करेगा कि किस तरह से युवा संसद होते हैं और वो अपना कार्य किस तरह से करते हैं। तो कक्षा के माध्यम से ये संभव हो पाएगा अगर एक शिक्षिका करना चाहे तो चलिए यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन 114, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया। सर्वेक्षण करने की प्रथा, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा, स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा और सैन्य अभियान। तो भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किया, उसने भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा अपनाई। और इसमें आपने पढ़ा भी होगा कि इसके अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली और महलवाड़ी प्रथा, ये सारी चीज़ें आती थी। चलिए आगे देखते हैं।
और इन्हीं प्रथाओं के आधार पर ही वो जो गरीब जनता थी, जो किसान जनता थी, उसका शोषण करते थे। चाहे उनके पास अनाज हो या ना हो, उनको कर देना है तो देना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। देखिए अब यहाँ पर आपको ये जो दिया है तीर, इसमें ABCD इस तरह से काउंट हुआ है, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हमारे डायरेक्शन को नहीं बता रहा। तो यहाँ पे ABCDEFGH दिया है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नीचे साउथ लिखेंगे यहाँ पे। और अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा दक्षिण पूर्व, तो अगर हम देखें तो ये हमारा पूरब है और ये दक्षिण है। तो पूरब और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पूर्व, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 116। जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है। जल संरक्षण के संदर्भ में वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। यहाँ पे हमें निगेटिव ढूंढना है, क्योंकि गलत है पूछा है। तो पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। जल अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए यहाँ पे निगेटिव हमें तुरंत मिल गया, डी ऑप्शन में जल अनवीकरणीय संसाधन है। जबकि जो जल होता है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इन्हें जल संरक्षण के रूप में पुनः शुद्धिकरण के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हम उसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं जल को शुद्ध करके। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, तो उसको फिर से प्योरीफाई करके उसको फिर से वो यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर दिया है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर आपने तुरंत जोड़ ही लिया होगा, कितना हो जाएगा 20 25 100, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 118 देखेंगे। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है। यह इस विचार पर आधारित है कि जो शासकों का धर्म एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया। ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदुओं पे सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने विभाजन का प्रयोग किया। यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। तो यहाँ पर हमने देखा जो 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा था और इस विभाजन का जो आधार था वो शासकों का धर्म एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन थे। जो शासक उस समय शासन कर रहे थे और जो भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए थे उसी परिवर्तन के आधार पर जो शासक शासन कर रहे थे उनके आधार पर ये काल का विभाजन किया गया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं के द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है। तो यहाँ पे देखिए एक चैप्टर है, उसको 4 शिक्षक पढ़ा रहे हैं और 4 अलग अलग वे में पढ़ा रहे हैं, तो कौन सबसे बेहतर होगा ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे। शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। तो ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको पता है ना, प्रैक्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है। शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समातीत महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपायों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण करने के लिए योजना बनाती है और समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है।
और लास्ट भी पढ़ ही लेते हैं। शिक्षिका का विश्वास है कि उसे औद्योगिक की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। देखिए यहाँ पे कक्षा में सामान लाने से ज़्यादा उचित है कि बालक को प्रत्यक्ष रूप से एक शिक्षक ले जा कर के दिखाए कि किस तरह से उद्योगीकरण में जो उद्योग बनते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए सबसे उचित उपागम ये है कि शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित हो तथा अपनी अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योगों का भ्रमण करने की योजना बनाए और समूहों में मुद्दे पर चर्चा और वाद विवाद आयोजन करे और अंत में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष पर पहुँचे। चलिए, आपको मैंने बताया था ना कि प्रैक्टिकल जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए तो वहाँ पे प्रैक्टिकल वाले जो ऑप्शन होते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि हमने 30 क्वेश्चन पढ़ाने की बात की थी और क्योंकि इतनी गर्मी है, इस गर्मी में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। 120 क्वेश्चन नंबर, नील खेती के 2 मुख्य प्रणालियाँ थी, निज और रैती, खरीफ और रबी, निज और सीढ़ीनुमा खेती, निज और किज। तो आपको पता है कि निज और रैती नील कृषि के 2 प्रमुख प्रणालियाँ थीं। तो ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने स्कोर कितना किया। थैंक यू।